स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 वाक् चतुर मंत्री। जो चैप्टर हमने पढ़ लिया आज हम करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। तो बेटा हम दीर्घ प्रश्न तक हमने कर लिए थे। उसके आगे दीर्घ में ही दूसरा प्रश्न हमारे कि नीचे दी गई पंक्तियां किसकी द्वारा कब और क्यों कही गई थी वो आपको बताना है। तो उसे शीघ्र हमारे समक्ष लेकर आओ। ये पंक्ति किसने कही थी, कब कही थी और क्यों कही थी। तो यह पंक्ति है, ये राजा के द्वारा कही गई और किससे कही, द्वारपाल से कही गई। यह पंक्ति राजा द्वारा राजपाल से कही गई, द्वारपाल से कही गई। और तब कही जब राज के माली राजा के लिए भेंट लेकर आया था, क्योंकि राजा माली को प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता था, इसलिए कही थी। तो ये पंक्ति है वो राजा द्वारा द्वारपाल से कही गई और तब कही गई जब राज के माली है वो राजा के लिए भेंट लेकर आया था, इसलिए कही क्योंकि जो राजा है वो माली को प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता था। दूसरा है इसी कारण तो इसे बेगुण नाम दिया गया। यह पंक्ति किसने कही थी बेटा, तो ये पंक्ति कही थी, यह पंक्ति प्रधानमंत्री द्वारा तब कही गई थी जब दूसरी बार माली है वो बैंगन लेकर आया था, और इसलिए कही थी क्योंकि प्रधानमंत्री राजा के मनोदशा को समझ गया था कि उस दिन राजा की मनोदशा वो ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो ये पंक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा कही गई, तब कही गई जब दूसरी बार माली है बैंगन लेकर आया था, और इसलिए कही थी क्योंकि उस दिन राजा की मनोदशा वो ठीक नहीं थी, इसीलिए। वह दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। वह दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है, ये किसने कही थी, तो यह पंक्ति है ये द्वारपाल द्वारा कही गई। और जब कही गई जबकि राजकीय माली है वो भेंट लेकर आया था, और इसलिए कही क्योंकि माली राजा को भेंट देना चाहता था, और इसलिए कही क्योंकि माली है वो राजा को भेंट देना चाहता था, इसलिए ये पंक्ति कही गई। अब है शब्द भंडार में आपका निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जिस प्रकार से भेंट का मतलब होता है मुलाकात, मिलना जुलना, उसी प्रकार से खिन्न है, खिन्न का मतलब क्या होता है, उदास या उखड़ा हुआ। खिन्न का मतलब होता है उदास या उखड़ा हुआ। तो खिन्न के पर्यायवाची हो गए उदास और उखड़ा हुआ। आगे है अचानक। अचानक क्या होता है, एकदम से हो जाना। तो अचानक के पर्यायवाची हो गए अकस्मात या एकाएक। अकस्मात या एकाएक। अभद्र, अकुलीन और असभ्य। अभद्र का होता है अकुलीन या असभ्य। भावदशा, भावदशा हो गई मनोदशा, मानसिक स्थिति। प्रशंसा हो गई बड़ाई, तारीफ। प्रशंसा किसी की भी प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना। अब है आगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके विलोम शब्द बताने हैं। जिससे सामान्य का विलोम क्या हो गया, असामान्य। विकार, अविकार। स्पष्ट, अस्पष्ट। भद्र, अभद्र। उचित, अनुचित। पुरस्कार का दंड। उपस्थित, अनुपस्थित। निंदा, स्तुति या प्रशंसा। निर्दोष, सदोष। निर्दोष का होगा बेटा सदोष। अब है निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाइए। कि यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे उनसे हमें संज्ञा बनानी। संज्ञा किस प्रकार से, जैसे उपस्थित का बन गया उपस्थिति, उसी प्रकार से स्पष्ट से क्या बन गया, स्पष्टता। स्वीकार से स्वीकृत। तिल मिलाना से तिल मिलाहट। प्राप्त से प्राप्ति। संबोधित से संबोधन, इस तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण हो गया लोभ से लोभी। व्यवहार से व्यवहारिक। बैंगन से बैंगनी। मेधा से मेधावी। भाग्य से भाग्यवान। खेद से खेदित या खिन्न। खेद से खेदित भी बन सकता है और खिन्न भी हो सकता है। आगे है असामान्य भावदशा हमारे व्यवहार का कैसा प्रभाव डालती है, 3-4 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ये विचार अभिव्यक्ति है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्वर न रहने की स्थिति में जब दो भिन्न स्वर एक अक्षर के रूप में प्रयुक्त परस्पर मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कि तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपके हमने पढ़े थे कि 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार से श ये क और स से मिलकर बना हुआ है, और जब हम इसको बोलते हैं तो इसका उच्चारण भी कश ऐसे ही होता है, जैसे कक्षा। तो आप बोलते हो तो आपको लगता है कि 2 बार कह बोल के श। तो श हो गया, त्र, त और र से मिलकर बना। ज्ञ है वो ज और न से मिलकर बना, और श्र है वो स और र से मिलकर बना है।
तो अब आपको करना क्या है कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को पाठ में से छांट कर लिखिए। जो आपको संयुक्त व्यंजन पाठ के अंदर आए होंगे, छ, त्र, ज्ञ और श्रेय, कोई ना कोई आए होंगे, तो जो भी आपके इस पाठ के अंदर आए हैं आपको वो इसके अंदर छांट कर लिखना है। जैसे मंत्री है, तय और रै, त्रय बना मंत्री। इसी प्रकार से आपको जो जो अक्षर इसके अंदर मिल जाते हैं, जिस प्रकार से श का, त्रय का, ज्ञ का, श का, अगर आपको मिलते हैं तो आप यहाँ लिख दोगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपनी तरफ से दो दो शब्द इसके अंदर लिख देना इन शब्दों से। नेक्स्ट है आपका संज्ञा की परिभाषा देकर इनके दो मुख्य भेदों के नाम लिखिए और प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्यतः भेद कितने हैं बेटा, 3 भेद हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 भेद बताए हैं कि कोई भी मुख्य 2 भेद बताने हैं तो 2 भेद हम लिख देंगे। कौन कौन से मुख्य भेद हैं आपका, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वैसे ही कितने होते हैं भेद, 3 भेद होते हैं। तो परिभाषा आप लिख लेंगे संज्ञा की, सभी को आती है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्यतः 3 भेद हैं, लेकिन 2 भेद पूछे हैं तो हमने 2 नाम बता दिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। प्रत्येक के 2 2 उदाहरण में, जैसे किसी का नाम हो गया या फिर नदी का नाम हो गया गंगा, शहर का नाम लिख दिया दिल्ली, तो ये तो किसके हो गए बेटा, व्यक्तिवाचक के उदाहरण। जातिवाचक में जैसे शेर, गाय, इस तरह से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो नीचे मुहावरे दे रखा है। पहला है ठहाका लगाना। ठहाका लगाना मतलब बहुत जोर से हंसना। तो वाक्य में प्रयोग कर लोगे इसका कि वाक्य में प्रयोग हो गया कि उसकी बातें सुनकर वह ठहाका लगाकर हंसने लगा, या राम की बातें सुनकर श्याम जो ठहाका लगाकर हंसने लगा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाने से क्या मतलब है, हारने या अपमानित होने के बाद हताश होना। तो इसका आपका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि क्रिकेट मैच हारने के बाद में वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। भाग्य को कोसना। भाग्य को कोसना का मतलब हो गया किस्मत को भला बुरा कहना, कि अपने भाग्य को कोसना यानी उसके किस्मत के बारे में भला बुरा कहना, कि कोई काम नहीं होने पर वो अपने भाग्य को कोसता रहा, इस तरह से। अब है उपसर्ग वे शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे से, जैसे धर्म में लगने से अधर्म बनता है। और प्रत्यय वे शब्दांश है जो मूल शब्दों के पीछे लगकर उसमें एक की अर्थ में विशेषता लाते हैं, जैसे सुंदर में ता लगाया सुंदरता। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। उपस्थित में उप उपसर्ग स्थित मूल शब्द, आदेश में आ उपसर्ग देश मूल शब्द, प्रणाम में प्र उपसर्ग नाम मूल शब्द, अनुमति अनु उपसर्ग मति मूल शब्द, बेगुण बे उपसर्ग, असामान्य में अ उपसर्ग और सामान्य मूल शब्द, अभद्र में अ उपसर्ग भद्र मूल शब्द, निर्धन में नी और धन। नेक्स्ट है आपका मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। प्राकृतिक से बना प्रकृति प्लस इक, प्रकृति प्लस इक। शक्तिशाली शक्ति प्लस शाली, तो शक्ति मूल शब्द, शाली आपका प्रत्यय। तिलमिलाहट तिलमिल आपका मूल शब्द, आहट इसमें हो गया प्रत्यय। अभद्रता, अब देखो अभद्रता वैसे तो अभद्र प्लस ता हो गया, लेकिन अ क्या है इसके अंदर उपसर्ग भी हो सकता है, तो अ प्लस भद्र प्लस ता भी हो सकता है। संबोधित में आपका सम उपसर्ग बोध मूल शब्द और इत प्रत्यय हो गया। तो ये है बेटा आपकी बुक एक्सरसाइज भी हो गई है, जो मैंने आपको नहीं करवाई है, जो मैंने बताया आपको खुद से करनी वो आप खुद करेंगे, बाकी सभी आप ये बुक में फिल करेंगे। थैंक यू। This is for class 6th. Students, as you all know, we are doing our revision work, and in previous video I discussed verbs, define and kinds of verbs. There are 2 kinds of verb, transitive and intransitive. Now let's start with the next topic, that is direct and indirect object. Yesterday we discussed about the book exercise of transitive and intransitive verbs. As you see,
and now today we will start with the direct and indirect objects. Direct objects कौन से होते हैं और indirect objects कौन से होते हैं. Now let's start. First of all, I want to explain you about the detransitive verbs. A verb that can have two objects is called a detransitive verb. जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन वर्ब्स को हम कहते हैं डिट्रांजिटिव वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं सेंटेंस में, उस सेंटेंस में जो वर्ब होती हैं उन्हें हम डिट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और डिट्रांजिटिव वर्ब के हमारे टू काइंड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's start. Nisha gave a book to me. Now I will tell you how you are going to identify the direct or indirect objects in the sentence. Now look at here in the yellow box which is given on the page number 62. Here you can find out, we ask the question what after the verb. If in a sentence एक आपको verb given है sentence में, उस वर्ब के बाद आप व्हाट क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा. दैट आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गेट द आंसर ऑफ व्हाट आफ्टर द वर्ब वी विल गेट द आंसर ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ टू फाइंड आउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू विल आस्क द क्वेश्चन टू, फॉर, फ्रॉम, whom, यानी कि आफ्टर द वर्ब. After the verb you will get the answer of, by asking these questions you will get the answer of indirect object. Okay, now I will give you an example and according to the example I will explain you. Here is the sentence, Nisha gave a book to me. ठीक है, यहाँ पे book is the object and after a verb gave is the verb. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट का आंसर क्या है कि उसने क्या दिया है, बुक. तो बुक क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब आफ्टर द गेव के बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बुक किसके लिए है, फॉर किसके लिए, टू मी के लिए है. तो मी क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मी और बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बाय आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट, जब हमने व्हाट का आंसर पूछा हमारे पास आंसर आया बुक, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि किसके लिए है, फॉर, तो वो आंसर है हमारा टू मी इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, यू क्लियर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं. Now on the basis of this I will explain you one more example. Here is the example. Nishant bought a pen for Komal. Now bought is the verb. Okay. What क्या लेकर आया, pen. So pen is the direct object. For Komal. For हमने इसमें word use किया है और किसके लिए लेकर आया, कोमल. So to, for, फ्रॉम, होम, ये वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में. उसके बाद जो वर्ड आएगा हमारा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऐसे ही कोमल क्या हो गई हमारी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज. अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, सर्कल. सो आई हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर यू. नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज इफ़ यू डोंट डू. अगर आपने अभी तक नहीं की है ये बुक एक्सरसाइज तो आप इस बुक एक्सरसाइज को कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज, नाउ इन दिस सेंटेंस अनीता वुड नॉट टेल मी हर सीक्रेट. Anita would not tell me her secret. Tell is the verb, you all know. After direct, if this verb we are asking what का आंसर है हमारे पास सीक्रेट रेसिपी. और किसके लिए, फॉर, तो किया जाएगा मी.
यानी कि मी इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सीक्रेट रेसिपी. Second sentence is, has Rani told Aman and Sanju her plans? Aman and Sanju are the indirect objects and plans are direct object. Third sentence is, Anurag gave us stamps from his collection. After stamp, gave is the verb and what stamp is the direct object in this sentence. So underline stamps को underline करेंगे. This is direct object. His collection is the indirect object. My little sister bought a parrot from home from the fair. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और फेयर इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सर्कल किया है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बुक एक्सरसाइज आई हैव डन फॉर यू. Now you can do this exercise and now let's start with the next topic, that is use of incomplete predictions. Incomplete predictions means कुछ verbs ऐसे होती हैं जिनको हम use करते हैं लेकिन they are the only verbs. उन sentences के साथ हमें direct और indirect objects दोनों का ही use करना ज़रूरी है. If we are not using direct and indirect objects, then the sentence is not complete and sense is also the sentence is not sensible. उसका sentence का कोई sense नहीं निकलेगा. And these verbs are is, am, are. You all know we are using these verbs. Is, am, are, was, were, has, have. These are the verbs. Subjective and objective complements आर. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल आई विल टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. नाउ यू कैन सी हियर वी आर हैविंग एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सर ग्वानी इज अ नाइट. हियर इज subjective complement is a night. Why? Because they are talking about a Sir Gwani. Okay, when we are talking about the student जिसके बारे में हम बात करते हैं उनके, जब उन्हें कहते हैं हम subjective compliments. The queen made Sir Gwani a knight. Here a knight is objective complement क्योंकि ये object है हमारा. सर ग्वानी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमने ये वर्ड यूज़ किया है और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया था, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. जब हम सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. Now on the basis of this we are having a book exercise. Now look at the book exercise I have done for you. You can see here. It means students you have to do this exercise like this. आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने Jill named her parakeet Polly. Here we are talking about the Jill and Jill is the subjective, so we are talking about Jill is the subjective, so this is subjective complement. When we are going to talk about what things, the things should be objective or a subjective. Okay students, हम या तो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे या ऑब्जेक्ट के बारे में. अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वी विल आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड विद दिस बुक एक्सरसाइज एंड विद दिस चैप्टर ऑल्सो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू एवरीवन. Welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our first chapter of civics and today we start our second chapter, diversity and discrimination, in revision work for essay 1 examination. So let we start our class with the fill in the blanks of second chapter. First, discrimination emerges due to prejudice and stereotypes. Answer क्या है? Prejudice and stereotypes. Second is Dalits are treated as untouchable as they belonged to the lower caste. Third is
The pioneer against the caste system was Dr. B.R. Ambedkar. Fourth, preamble forms the introduction of the Indian Constitution. Fifth, discrimination create conditions where people are denied from leading dignified life या respectful life. Now we do the correct, choose the correct option. First is prejudice results in disharmony, peace, liberty, brotherhood. तो prejudice results in disharmony. Second is dash is a fixed idea that people have about someone or something which is often not true. Stereotype, inequality, prejudice, discrimination. Answer is stereotype. Third is today the people who belong the lower caste are called scheduled caste, scheduled tribes, Shudras, none of the above. Answer is scheduled castes. Fourth is the objective of the preamble is to provide all the Indians justice, fraternity, liberty, all of the above. Answer is all of the above. Fifth is dash was an inhuman practice. Stereotype, prejudice, untouchability or fraternity. Answer is untouchability. Now we do the match the following. First is discrimination, Dalit, stereotypes, preamble, Dr. B.R. Ambedkar. Second side, untouchables, make distinctions, fixed idea, drafting committee, equality. So we match discrimination, make distinctions, Dalits, untouchables, stereotypes, fixed ideas, preambles, equality, Dr. B.R. Ambedkar, drafting committee. Now we do the true false of this chapter. Diversity leads to discrimination. True. Stereotype may happen unconsciously without realization. True. Discrimination create conditions where people are denied the right to lead a dignified life. True. People are also discriminated on the basis of wealth. True. Dr. B.R. Ambedkar was also called Baba Sahib. This is also true. I hope students you understand the exercise very well. Now we do the short question answer of this chapter. Our first question is what is prejudice? कि prejudice क्या होता है? Prejudice refer to the unfair and unreasonable opinion or feeling which is formed without enough thought or knowledge. कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय बना लेते हैं बिना सोचे समझे तो उसको प्रीजुडाइज बोलते हैं. ठीक है, कि किसी के बारे में हम किसी को बिना देखे किसी के बारे में बिना जाने ही कोई धारणा बना लेते हैं कि वो व्यक्ति तो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है. तो ये क्या होता है? प्रीजुडाइज होता है. तो हमें किसी के बारे में ऐसे ही धारणाएं नहीं बनानी चाहिए. हाउ डज स्टीरियोटाइप अफेक्ट आवर बिहेवियर? कि स्टीरियोटाइप हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? Stereotyping affect our behavior. Such opinion on prevent us from looking at the qualities of individuals. कि हम किसी एक व्यक्ति को देख के सभी के बारे में वही धारणा बना लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टीरियोटाइप. पहले में तो क्या था कि हम किसी के बारे में बिना जाने बिना सोचे समझे कोई धारणा बना लेते हैं और वो भी गलत धारणा. तो वो क्या होता है? अनफेयर, मतलब कि बिना कारण से ही किसी के बारे में कोई धारणा बनाना, वो तो प्रीजुडाइज होता है. लेकिन स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और ये किसी की क्वालिटी, मतलब कि किसी की क्वालिटी देखे बगैर. इट स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट थिंग्स विद ए सेंसिबल व्यू. और फिर हम उसके बारे में सोचना भी, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, जैसे हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पे हमारे साथ दुर्घटना कोई घट जाती है, हमारी चोरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे तो जाने से एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाती है. जबकि हर बार ऐसा ही नहीं होता, तो हम उसके बारे में सेंसिबल वे से नहीं सोचते. ठीक है, या हम किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए सुनते हैं तो वो दोनों आपस में मतलब तेज बातें कर रहे होते हैं, लड़ाई के मूड में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम अब किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये तो लड़ाकू व्यक्ति है. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लड़ाकू, क्या पता उस टाइम उस व्यक्ति के साथ स्थिति ऐसी हो कि वो उस तरीके से बात कर रहा हो. ठीक है. थर्ड इज व्हेन डज डाइवर्सिटी बिकेम ए कॉज ऑफ कंसर्न.
कि डाइवर्सिटी कब एक कंसर्न का कोज बन जाती है, सांत्वना का कोज बन जाती है, मतलब कि सहानुभूति का कारण बनती है। डाइवर्सिटी बिकेम ए कॉज ऑफ कंसर्न व्हेन समटाइम्स फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, कि कब बनती है, जब कोई विशेष समटाइम फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स, की जब कोई एटीट्यूड या कोई विचार आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर अंबेडकर फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैसे लड़े। डॉक्टर अंबेडकर फाउट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय लीडिंग मैनी एक्टिव मूवमेंट्स, कि उन्होंने बहुत से सक्रिय मूवमेंट्स का नेतृत्व किया और वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े। नाउ वी डू द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी के क्या परिणाम हैं। देयर आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं। Diversity enriches the culture and also became a cause of concern when from certain attitudes, कि डाइवर्सिटी कल्चर को ऊंचाइयों पे ले जाती है, लेकिन कभी कभी वो कंसर्न का कारण भी बन जाती है जब कोई ऐसी मतलब ऐसा मुद्दा आ जाता है, ठीक है, जैसे जाति को लेके कोई बात आ जाती है तो वो कंसर्न का कारण भी बन जाती है, जाति, धर्म या लिंग भेद जैसे भी कुछ भी। डाइवर्सिटी टीचेज अस टू बी टॉलरेंट एंड लेड टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, और डाइवर्सिटी है हमें सहिष्णु होना सिखाती है, तो इसके कुछ अच्छे कारण भी हैं और कुछ बुरे कारण भी है, कि अगर ये हमें सहिष्णु होना सिखाती है तो डिस्क्रिमिनेशन का कारण भी बनती है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर सम पीपल डिनाइड द राइट टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, कि किस तरीके से कुछ लोग सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार खो देते हैं। तो सम पीपल डिनाइड द राइट टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, ए डिग्निफाइड लाइफ इज चैलेंज व्हेन डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स, कि कब, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लोग अपना डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार खो देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लाइक रेशियल, जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, और डिस्क्रिमिनेशन किस किस तरीके का होता है, रेशियल होता है, जेंडर, लिंग, जाति, धर्म के आधार पे होता है। वेल्थ इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, और जो धन है वो भी डिस्क्रिमिनेशन लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट कैन बी पार्टियली टू वन ओवर अनदर, और ये एक मतलब दूसरे, इट कैन बी पार्टियली टू वन ओवर अनदर, कि एक दूसरे से भिन्न बनाता है, मतलब कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और एक अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाता है। थर्ड इज, कैन वी से दैट हिस्ट्री हैज़ इन्फ्लिक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन, कि क्या कैसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इसका मतलब कि रोल है, हिस्ट्री का रोल है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में। आंसर इज यस, वी कैन से दैट हिस्ट्री हैज़ इन्फ्लिक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। द एंशियंट टाइम द सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपेशन के आधार पे पुराने टाइम में हमारी जो सोसाइटी है वो 4 भागों में बटी हुई थी। इन दिस सिस्टम द लोअर कास्ट वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड दे सर्व द अपर कास्ट, कि जो लोअर कास्ट हैं वो अपर कास्ट को सर्व करती थी, उनका काम करती थी, मतलब उनके नीचे काम करती थी, उनकी सेवा करती थी। लोअर कास्ट लिव इन मिजरेबल कंडीशंस, कि जो लोअर कास्ट थी वो दुख भरा जीवन जीती थी। दे वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स एंड आउटकास्ट, और उनको अनटचेबल या आउटकास्ट भी बोला जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट वी इनिटेट्स how can we say that we possess multiple identities, कि हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक व्यक्ति की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। वी हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एज वी हैव टू प्ले डिफरेंट रोल इन आवर डेली लाइफ बेस्ड ऑन हाउ वी फेस्ड आवर लाइफ, कि हम अपने जीवन में बहुत सारे रूपों में रहते हैं। जैसे कि स्कूल में जब हम एक टीचर के रूप में रहते हैं या हम एक स्टूडेंट के रूप में रहते हैं तो हम एक अलग तरीके से रहते हैं। जब हम घर पे आ जाते हैं तो हम दूसरे तरीके से रहते हैं। कहीं पे किसी के शादी में जाते हैं तो हम दूसरे तरीके से जाते हैं। तो एक व्यक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द कंडीशन ऑफ इंडिया एनकरेजेस डाइवर्सिटी, कि किस प्रकार एक्सप्लेन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनकरेजेस डाइवर्सिटी, कि किस प्रकार भारतीय संविधान ने जो डाइवर्सिटी को एनकरेज किया है, बढ़ावा दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनकरेजेस डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ,
कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीबडी एंड ऑन एनी बेस, कि किसी को भी किसी भी आधार पे किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लॉइज्ड, और अनटचेबिलिटी को का भी मतलब कि विरोध किया गया है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. यू लर्न द चैप्टर फॉर योर SA1 एग्जामिनेशन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. In the previous class, we are on the exercise 6.2 and we discussed 5 questions of that exercise also. Or in up to 5 question, we study about how to represent decimals on number line and how to compare the decimals. ठीक है, decimals को compare कैसे करते हैं हम? First of all हमें क्या करना होता है? Decimals को light decimal में change करना होता है by making the decimal places सेम और बाय मेकिंग द बिफोर द डेसिमल प्लेसेस विल बी सेम. ठीक है, मतलब कि डेसिमल के फर्स्ट जो था इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स होते हैं उनको हमें सेम करना होता है बाय एडिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल और बिफोर द इधर डेसिमल प्लेस के पहले, नेचुरल नंबर्स के पहले. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शन. हमें क्या करना है, उनको फ्रैक्शंस में चेंज करना है. मतलब कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म कौन सी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 0.025. रूल क्या होता है? 25 तो हमने ऊपर लिखा क्योंकि उसके आगे जीरो लिखने का वो नहीं होता. डेसिमल प्लेस की जगह क्या आ जाता है? 1. और यहाँ कितने डिजिट्स है? 3. तो कितनी जीरोस आ जाएंगी? 3 जीरोस. ठीक है, अब हमें लोएस्ट फॉर्म में करना है तो हम देखेंगे यहाँ दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड. अब 2 से ये डिविजिबल है लेकिन ऊपर वाला नहीं है तो इसीलिए हम 2 से नहीं करेंगे, सीधा कहाँ पे जाएंगे? 5 पे. 5 से डिवाइड करा और ये भी 5 से, कितना आ जाएगा? 5. और यहाँ पे आंसर आ गया 200. नाउ अगेन दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, सो डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ गया? 1/40. ठीक है, और दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है 0.75. तो क्या हो जाएगा? 75 ऊपर, नीचे डेसिमल प्लेस की जगह 1 और डेसिमल पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरोस हो गए. दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से. अगेन तो 5 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? 1 और 5 और यहाँ आ गया हमारे पास 20. अगेन डिविजिबल बाय 5 तो क्या हो जाएगा? 3 और अपॉन में 10 और दिस इज द 3/4. ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया. नेक्स्ट में हमारे पास 4 जिसमें क्या है? 0.24. तो इसको अगर रिमूव करेंगे क्या होगा? 24 और अपॉन में 100. दोनों डिविजिबल है 2 से क्योंकि फर्स्टली क्या लेते हैं हम? सबसे लोवेस्ट टर्म लेते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे पे अगर वो डिवाइड नहीं होती. 2 से करेंगे कितना आएगा? 12 और यहाँ आगे 50. अगेन बोथ ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2. डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया? 25. नाउ 6 और 25 डजंट हैव ए कॉमन फैक्टर दैट बोथ ऑफ दीज डिवाइड बाय अ कॉमन नंबर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट जो है वो है 10.012. ठीक है, क्या हो जाएगा वो हमारे पास? ये नंबर तो एज इट इज और उसके नीचे कितना आ जाएगा? डेसिमल पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद जीरोस है 3. तो यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या दिख रही है? यहाँ 2 और यहाँ 0, तो दोनों डिविजिबल है. डिवाइड करते हैं 5 0 एंड 0 6. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 500. नाउ लास्ट डिजिट 6 और 0, तो 2 से डिविजिबल अगेन. तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2 5 0 एंड 3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास यहाँ पे 250. ठीक है, अब यहाँ देखो ये नंबर 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है? 3. अब देखते हैं सिर्फ 3 से. 3 के लिए क्या होता है? 3 और प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10. 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से भी नहीं होगा, तो सिंपली यहीं तक छोड़ देना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इन द 7th पार्ट वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस. यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है और उनको डेसिमल में चेंज करना है. ठीक है, डेसिमल में चेंज करने के लिए हमारे पास होता है कि उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 10, 100 या 1000 ऐसे होने चाहिए. अगर इसके अलावा नहीं है तो हमें उसको 1000, 10 या 1000 या 100 बनाना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 80/100. तो क्या होता है? यहाँ ऑलरेडी 100 में है तो क्या करना होता है? सिर्फ ऊपर और नीचे की टर्म्स क्या करनी होती है? नंबर सेम करने होते हैं. तो क्या कर दिया हमने? यहाँ पे 0 लिख दिया उसके आगे. ठीक है, तो क्या हो गया? अब जितनी जीरोस है राइट से उतने प्लेस छोड़ के हम क्या कर देते हैं? वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा दे. कितनी जीरो? 2, तो 1 और 2.
यहाँ आ जाएगा हमारे पास डेसिमल। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या है हमारे पास, ओके थर्ड पार्ट करते हैं। 33 अपॉन में 1000, तो यहाँ कितने डिजिट्स है 4, तो यहाँ भी कितने बनाएंगे 4, बना दिए 4। अब इसके बाद कितनी डिजिट्स है यहाँ पे 3 जीरोस कितनी है 3, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज 25 अपॉन में 100, क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम 3 हो गई, कितनी जीरो है 2, तो 1 एंड 2 डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ जो है उसमें 22:1/100, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज क्या होता है रूल, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, कितना आ गया 2200 प्लस 1, सो 2201 अपॉन में 100। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट्स में है क्योंकि यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 जीरोस के पहले क्या आ जाएगा हमारे पास डेसिमल, लेफ्ट राइट से 2 डेसिमल। ठीक है, सो नेक्स्ट जो 6 है उसमें क्या है 2909 और इसके अपॉन में 100। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 4 है, अगर नीचे स्मॉल है और ऊपर बिगर टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली वहीं पे रहेगा क्योंकि नीचे ऐड नहीं करनी है हमें। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2909 का रीडिंग लिखा, कितनी जीरो है 2, तो 1 एंड 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द 8th क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यहाँ पे भी हमें क्या करना है फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना है, बट यहाँ पे अब 10, 100 और 1000 की फॉर्म में नहीं होगा, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो हमें बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। ठीक है, सो 14 और 25 है, 25 फर्स्ट टर्म बनती है हमारे पास 10, अगर वो नहीं होता तो हम किस पे जाते हैं 100 पे, और उसके बाद फिर किस पे जाते हैं 1000 पे। तो 25 जो है 10 तो नहीं हो सकता, तो किस पे जाएंगे 100 पे। 25 4 जा होता है हमारे पास 100, तो सिंपली क्या कर दिया मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। अब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से ही मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ गया हमारे पास 64 और अपॉन में 100। ठीक है, अब फ्रैक्शन बन गई किसमें, इसमें। अब हमें क्या करना है डेसिमल नंबर लगाना, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करनी है, डिजिट सेम करी 0 एक ऐड हो गया, इसके आगे जितनी जीरोस है उतनी ही राइट प्लेस से छोड़ के हम कितना वहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, सेकंड जो है यहाँ पे अब हमारे पास 28 अपॉन में 125, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है ये 125 को हम 10 में नहीं कर सकते, ना ही 100 में कर सकते, तो किस पे जाएंगे 1000 पे। 1000 से किससे मल्टीप्लाई करें, अब 125 को मल्टीप्लाई करके देख लो 4 से नहीं, ये किससे जाएगा 6 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 8 से करते हैं। ठीक है, 8 5 का 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 इज 22, 8 1 जा 8 और 8 आगे 1000, तो मतलब किससे होगा 8 से। यहाँ 8 से करेंगे तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 2 24 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1000। अब क्या करना होता है डिजिट सेम, तो यहाँ क्या हो गया 1 0 बिफोर द नंबर, 3 जीरोस है तो 3 1 2 और 3 प्लेस के पहले क्या आ जाएगा हमारे पास डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड, उसमें क्या है 126, तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में 4, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 10 आ जाए, नहीं आता तो हम क्या कर देते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को 100 पे जाएंगे तो 100 के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा 25 से। ठीक है, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। अगर समझना है किससे मल्टीप्लाई करना है क्या लिखेंगे 100 को अंदर 4 को बाहर, क्या हो जाएगा 4 4 2 जा 8 2 0 4 5 का कितना आ गया 25, मतलब 25 से मल्टीप्लाई होगा। अब करते हैं 126 को 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 6 जा 150 15, 25 2 जा 50 50 और तो 65 6, 25 1 जा एंड 25 प्लस 1 इज 3 1 2 5 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको सिंपली वैसे ही करना है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3150 और जितने जीरोस है उसके पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वहां पे है हमारे पास फिफ्थ जो है 29 अपॉन में 500। अब क्या होगा 500 क्या 100 की टर्म्स में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम बोले 5 से डिवाइड कर देते लेकिन ऊपर वाला 5 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या फायदा उसको करने का, तो किस पे करेंगे 1000 बनाना है तो 1000 के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 58 और अपॉन में हो गया 1000। अब यहाँ पे डिजिट सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 जीरोस ऐड हो जाएंगी और कितनी जीरो है 3, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, सो इसके अलावा आपको बाकी 2 पार्ट जो रह गए हैं आपको खुद ट्राई करने हैं,
So students, that is all for today. Here we completed our exercise 6.2. In the next class we start with the next exercise. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj. So student, for class 6, today we are just going to start the revision of chapter number 3. All exercise we have already done. So today we will do the revision of question answer, the clever weaver. So let us start. So see question number first. What was the king doing sitting on his throne? यानी कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा क्या कर रहा था? So see the answer of first question. The king was listening to the complaints of the people and delivering judgment while sitting on the throne. King जो है वो कंप्लेंट सुन रहा था लोगों की और अपना जो है उनकी कंप्लेंट सुनने के बाद जजमेंट उनको बता रहा था अपने सिंहासन पर बैठ के. See question number 2. Why was the king in a relaxed mood? यानी कि किंग जो है वो रिलैक्स मूड पे क्यों था? Answer of this question is the king was in. Answer of this question number 2 is the king was in a relaxed mood because on that day there were few cases to deal with. किंग जो है वो रिलैक्स मूड में इसलिए बैठा था उस दिन क्योंकि उस दिन जो है बहुत ही कम केसेस थे जिनको उसे सॉल्व करना था. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द एनॉय डू विद द रोड? यानी कि रोड के साथ उस जासूस ने क्या किया? नाउ सी द आंसर नंबर 3. द किंग ऑफर्ड द एनॉय the best seat, but he said nothing and brought out a rod from his breast pocket and drew a big circle on the floor. राजा ने जब दूत को जो है बेस्ट सीट ऑफर की बैठने के लिए, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसने अपने आगे की पॉकेट से एक रॉड निकाली और उसने एक बहुत सा बड़ा सर्कल बना दिया फ्लोर के ऊपर. यस, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द इनॉयस डिमिनर शो? यानी कि इनॉय क्या दिखाना चाहता था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज द इनॉयस डिमिनर shows that he was hardly interested to say a word. यानी कि उस जो दूत के जो है व्यवहार ऐसा शो कर रहा था जैसे कि वो कुछ भी कहने के लिए इंटरेस्टेड ना हो. अब सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर द मिनिस्टर इन द एम्प्टी कॉटेज? यानी कि मिनिस्टर के लिए क्या जादुई सी चीज थी उस खाली कॉटेज के अंदर? Answer of this question is when the ministers found an empty hut, he found that swing was swinging by itself. A second swing was also swinging gently. And then he saw a patch of corn and a woolen pole which moved perpendicularly without any wind. It was a miracle for them. जब राजा ने मिनिस्टर्स को कहा कि आपको जो है शाम तक इस जो है चीज का पता लगाना है कि जो फ्लोर पे सर्कल क्या किया है, इसका इस रिडल का क्या मतलब है. देन दे जस्ट गो आउटसाइड. तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक कॉटेज देखी, खाली कॉटेज जिसमें कि झूला झूल रहा है और वो अपने आप ही बिना किसी की सपोर्ट के झूल रहा है. तो सेकंड झूला है वो भी इसी तरह से झूला हुआ है और उसने देखा कि जो है किस तरह से पैच ऑफ कॉर्न की से जो है वो घूम रहा है और पोल लगा करके किस तरह से वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, यानी कि लगातार एक ही उससे स्पीड से. तो इस तरह का जब उन्होंने देखा कि बिना हवा के ये झूले कैसे एक तरह से इस तरह झूल रहे हैं, तो ये चीज उन लोगों को मिनिस्टर्स को मिरेकल के रूप में
लगा. Number 6, what was found in the workshop? वर्कशॉप में उनको क्या मिला? इसका आंसर देखिए नंबर 6 का. इन द वर्कशॉप he found that a weaver was sitting in front of a loom. The weaver guide his threads for the machine invented by him was in motion. The swings and the willow pole made the loom work. वर्कशॉप में जो है मिनिस्टर्स ने क्या देखा कि एक वीवर है जो बैठा हुआ है अपने लूम यानी कि जिस से कपड़े की बुनाई होती है उसके आगे बैठा हुआ है, और वीवर जो है गाइड कर रहा है थ्रेड्स को, यानी कि वो थ्रेड्स को किस तरह से वर्क करना उसकी जो इंस्ट्रक्शंस वो कर रहा है, और मशीन जो है वो जो उसने अपने आप बनाई है वो वर्किंग कर रही है, वो मोशन में है. और स्विंग्स और विलोज जो है पोल जो मेड जो उसने बना रखे हैं उसके हेल्प से जो है लूम जो है वो वर्किंग कर रहा है, जिससे कि वो अपना जो है प्रिपेयर कर रहा है क्लोथ्स. अब देखिए नंबर 7. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड द वीवर प्लेस ऑन द फ्लोर? वीवर ने जो है फ्लोर के ऊपर क्या प्लेस किया, क्या डाला? द वीवर प्लेस्ड मिल्क सीड ऑन द फ्लोर. क्या किया वीवर ने? वीवर ने जो है जुलाहे ने जो है बाजरे के दाने जो है फ्लोर पे डाले. और वो इसका आंसर तो सिर्फ इतना ही है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि उसने ये दाने क्यों डाले थे. जो सर्कल जो है उस इनॉय ने बनाया था, उस सर्कल की एवेज में उसने वीवर ने ये रिडल जो है सॉल्व किया था कि तुम सर्कल बना रहे हो कि हमारे जो है पूरे राज्य को घेर कर जो है अपना कब्जा कर लोगे, लेकिन जो है मिल्ट के सीड डालकर और उसके पास हैन छोड़कर, जिस तरह से उस हैन ने एक एक बाजरे के दाने को चुग लिया, तो ये उसने उस वीवर को इनॉय को ये दिखाया कि तुम कितने ही सैनिक तुम्हारे आ जाओ, जैसे हमारी मुर्गी ने इस बाजरे के दाने को चुग करके खत्म कर दिया है, हमारे सैनिक तुम्हारी एक एक जो है सैनिक को चुन चुन कर मार देंगे. तो ये रिडल उसने सॉल्व किया था. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जैसे हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही एंड में जो है बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Student, in 6th class GK at Priyanka ma'am, today's revised chapter number 21. Our chapter name is second in the world. Student, इस चैप्टर में आपको जो सेकंड थिंग है वो गिवन है, मीन्स फर्स्ट पे कोई और है और सेकंड थिंग है वो इसमें गिवन है. लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पे गिवन है नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वो क्या है? अमेजोन. तो इससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आपसे अगर लॉन्गेस्ट रिवर आस्क किया जाता है तो आप आंसर देंगे नील एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इज अमेजोन. नेक्स्ट वन, और स्टूडेंट जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? गंगा. तो आपको ये क्वेश्चन भी लर्न करना है. नेक्स्ट वन इज ओस्ट्रिच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड. विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? सेकंड लार्जेस्ट. तो स्टूडेंट लार्जेस्ट बर्ड में कौन आंसर आएगा? ओस्ट्रिच, और सेकंड लार्जेस्ट में एमयू. लाइक दैट, क्वेश्चन नंबर 3, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो सेकंड लार्जेस्ट में क्या आएगा? कनाडा, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? रशिया. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कंट्री आर डिफरेंट. अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री, मीन्स चाइना की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है. दैट आर अकॉर्डिंग टू एरिया आर लार्जेस्ट. ओके, एरिया के अकॉर्डिंग रशिया जो कंट्री है वो लार्जेस्ट कंट्री में काउंट होता है. अरबिया इज द लार्जेस्ट पेंसुला इन द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट? तो है आंसर है इसका न्यू बर्निसविक. न्यू बर्निसविक है सेकंड लार्जेस्ट, और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? अरबिया पेंसुला. पेंसुला होते हैं पठार, मीन्स जो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होते हैं उनको बोलते हैं पेंसुला. कैप्शन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो स्टूडेंट लार्जेस्ट लेक में आप क्या काउंट करेंगे? कैप्शन सी, और सेकंड लार्जेस्ट में लेक सुपीरियर. नेक्स्ट वन, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? तो आंसर इज गॉडविन आस्टीन.
तो अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसका कंप्लीट नेम है। और विच इज द सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट में क्या आएगा? गॉडविन आस्टीन। स्टूडेंट, जो गॉडविन आस्टीन है ये इंडिया की हाईएस्ट में काउंट होती है। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन, पीक का मतलब होता है चोटी, तो अगर आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो आप उसमें K2 या गॉडविन आस्टीन राइट करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक में भी गॉडविन आस्टीन ही आएगा। ओके। एंजल फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? तो आंसर इज टुगेला। तो स्टूडेंट, अगर आपसे हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? एंजल फॉल्स। और सेकंड हाईएस्ट तो टुगेला। नेक्स्ट वन इज सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो आंसर इज गोबी। तो स्टूडेंट, जो ये गोबी डेजर्ट है ये कहाँ पे है? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें है। और सहारा है ये भी अफ्रीका में ही है। तो स्टूडेंट, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, उसका नेम है थार डेजर्ट। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, सेकंड लार्जेस्ट है गोबी डेजर्ट, और इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट दैट लोकेटेड इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा जो रशिया है वो लार्जेस्ट कंट्री है, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? चाइना। और सेकंड नंबर पे है इंडिया। नाउ जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट? सैटर्न। तो स्टूडेंट, लार्जेस्ट में जुपिटर और सेकंड लार्जेस्ट में सैटर्न, जो शनि ग्रह है, और ये है बृहस्पति ग्रह। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपके 10 + 10 × 2 मीन्स 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको इंडिया के जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट है वो भी मैंने आपको यहाँ बताए हैं, तो आप उनको भी लर्न करें। तो यहाँ से आपके 20-25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जो आपको एग्जाम के लिए लर्न करने हैं। ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Students, in previous video, I start the topic MS Word. To continue that topic, our next question is question number 21. Extension to save a file in MS Word. Student, MS Word में किसी भी फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc मीन्स आपके पास एक फाइल का ग्रुप होता है समटाइम डेस्कटॉप पे भी या फिर किसी भी फोल्डर में, तो वहाँ पे आपको फाइल्स गिवन होती है जिसमें exe लिखा होता है वो एक्सेल की फाइल होती है, doc लिखा होता है उसमें वो डॉक्यूमेंट होता है मीन्स वो वर्ड की फाइल होती है, एंड जिसमें txt लिखा होता है वो नोटपैड की फाइल होती है। इस तरह आपको एक फाइल के ग्रुप में से एक पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह का कंसेप्ट यूज करना है कि जिसके पीछे doc है मीन्स वो वर्ड की फाइल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ टू इंसर्ट ए टेबल इन MS वर्ड। स्टूडेंट, जैसे कि जो एक्सेल की सीट होती है उसमें इनबिल्ट आपके पास टेबल बनी हुई होती है, लेकिन जो MS वर्ड होता है उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है। तो क्या इसके स्टेप्स हैं? ओपन MS वर्ड। तो फर्स्ट वाइज ओपन करेंगे MS वर्ड को, देन सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू बार। इंसर्ट में जाके आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, एंड टेबल में आपको रो और कॉलम भी सिलेक्ट करने हैं। ओके, कि आपको कितने रो एंड कॉलम की नीड है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको 3 × 3 3 रो और 3 कॉलम की नीड है, तो आप किस तरह की टेबल सेलेक्ट करेंगे? इस तरह की, और इस तरह से उसमें राइट कर सकते हैं। कर्सर आएगा आपके पास, उसको टैब प्रेस करके नेक्स्ट में जाते रहते हैं, या स्पेस की से भी नेक्स्ट में विजिट कर सकते हैं और आप अपने जो डाटा है वो राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक जो है टेबल इंसर्ट करने का कंसेप्ट है। ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट टेबल और देन रो एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे और टेबल आपकी बन जाएगी। तो इस स्टूडेंट, इस जो क्वेश्चन है आप इसको अपने प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
Now next one is right step to make a resume in MS Word. Like that, आपने जैसे कि टेबल बनाई थी उसी तरह ओपन MS Word, सेलेक्ट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कर्सर को सेंटर में सेट करना है। Ctrl+E की हेल्प से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन होते हैं MS Word में, वहाँ से जो सेंटर वाला होता है, सेंटर अलाइनमेंट वाला, उसमें सेलेक्ट करके यहाँ रिज्यूम राइट करेंगे। उसके बाद जो भी आपको पॉइंट्स लेने, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर स्किल, कैरियर ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज नोन, नेशनलिटी मीन्स आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरह की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर इंसर्टिंग एनी शेप। शेप को इंसर्ट करने के लिए भी आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना पड़ेगा और वहां से शेप सेलेक्ट करके और उसको ड्रैग करना है। जब आप शेप सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे प्लस का साइन शो होगा, उस कर्सर की जगह आपका प्लस का साइन होगा। आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप आपने सेलेक्ट की है वो वहां ड्रॉ हो जाएगी। ओके, राइट क्लिक की हेल्प से आप उसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये सारे कंसेप्ट अपने प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखने हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, और एग्जाम के लिए जो है ये पॉइंट लर्न भी करने की। रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट की नीड है, या फिर स्टेप्स राइट करने हैं आपको कि कोई भी शेप कैसे इंसर्ट करने ओपन MS वर्ड। देन फिर इसमें एक स्टेप हो रहा है कि इंसर्ट करें, इंसर्ट मेन्यू बार पे जाएंगे, फिर शेप को सेलेक्ट करेंगे। ओके, A very pleasant morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our S7 exams syllabus. So student, to continue that series, I am going to discuss the short question answer of chapter 1st, that is the food. Where does it comes from? So let's get started, student. Student, we will discuss the short question answers of चैप्टर फर्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आपको पता है दैट द चैप्टर इज रिलेटेड टू द फूड, तो फूड में इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज विदाउट इंग्रेडिएंट्स यू कांट मेक द योर एनी फूड आइटम्स। ओके, तो आपको फूड अगर बनाना है देन यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। द इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स यूज्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम नोन एज इंग्रेडिएंट्स। जो भी मटेरियल हमें फूड को बनाने के लिए लगता है, कोई भी फूड आइटम हमें बनाना है, उसके लिए हम जो भी मटेरियल लेते हैं दैट इज नोन एज द इंग्रेडिएंट्स। लाइक सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको चपाती बनानी है, तो चपाती हमारा फूड आइटम है, एंड फॉर मेकिंग चपाती वी नीड व्हीट फ्लोर, वाटर, सॉल्ट। सो व्हीट फ्लोर, वाटर, सॉल्ट, दीज ऑल थ्री आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अवर फूड चपाती। ओके, इसी तरह डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की क्या जरूरत होती है, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है फूड की। स्टूडेंट, यू नो दैट फूड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट आइटम फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि फूड जो है वो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हमारी फूड। विदाउट फूड हम सरवाइव नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको अगर 10-12 डेज तक खाना ना दिया जाए तो आपको लगता है कैन इट सर्वाइव? हाँ, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ऐसे हैबिचुअल हो चुके हैं, बट नॉट इवन all these animals, all the organisms are capable to survive for 15, 14, 20 days. Okay, so food is essential to live. food जो है हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, आवश्यकता है हमें फूड की। फूड गिव अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है। इट कीप अस हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो, और फूड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमें हमारी ग्रोथ में, बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग टू ईट उसमें हमें मिनरल्स, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल दीज व्हाइल टेकिंग ऑल दीज items that are while in our food we are going to grow. Next question number 3 is name the group of animals based on type of food they eat.
नाउ आपको ग्रुपिंग बतानी है एनिमल्स की, कैटेगरीज बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स के ऊपर। जो एनिमल्स जो फूड खाते हैं उनके फूड हैबिट्स के ऊपर आपको बताना है। बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट्स एनिमल डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, फीडिंग हैबिट्स की बात अगर हम करें तो जो एनिमल्स है वो 3 कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं, हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ऑमनिवर्स। ओके, सो ये 3 कैटेगरीज हो गई हमारे फूड ईटिंग एनिमल्स की। ओके, हार्बिवर्स दोज हु ईट द हर्ब्स और प्लांट प्रोडक्ट। ओके, लाइक काउ क्या करती है, घास खाती है, सो वो हर्ब्स खा रही, प्लांट खा रही, सो दैट्स व्हाई इट इज हार्बिवोर। नाउ कार्निवर्स आर दोज एनिमल हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवर्स बोलते हैं। ओके, सो लाइक दैट ऑमनिवर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट बोथ हार्बिवर्स और कार्निवर्स, दोनों ही के आइटम्स को खाते हैं, मीन्स प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, सो दे आर omnivores. Now question number 4 is how do scavengers help the environment? Scavengers कैसे हमारे environment की help करते हैं? Firstly you get to know about the scavengers. Scavengers are those organisms who eat the flesh of dead animals. Okay, ये flesh of dead animals जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनका flesh खाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने आप मर जाते हैं। ओके, तो उनको अगर वो ऑल टाइम उसी जगह पर पड़े रहेंगे तो वहां से स्मेल होएगी, फाउल स्मेल होगी, हमें नुकसान करेगी। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, दे स्कैवेंजर्स हेल्प द इन्वायरमेंट। किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्लीन बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो वो उस फ्लैश को खा लेते हैं, खाने के बाद क्लीन कर देते हैं, विच लेफ्ट आउट इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग्स में पड़े हुए होते हैं। किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट्स के थ्रू या किसी भी रीजन से वो अगर मर जाता है तो उसके फ्लैश को खा करके वो वहां से क्लीन करते हैं। सो इन दिस वे दे कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। सो इन दिस वे दे हेल्प अस टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5th, व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स? डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स स्टूडेंट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द मिल्क, वो प्रोडक्ट जो मिल्क से बनते हैं, दे ऑल आर नोन एज द डेयरी प्रोडक्ट, उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट एग्जाम्पल्स ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, क्रीम, बटर, घी, कर्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, एंड प्लस में यू नो स्टूडेंट, आप भी डेयरी प्रोडक्ट्स से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। आप देखिए मिल्क है, ओके, मिल्क से क्या क्या बनता है, कर्ड बनती है, बटर बनता है, चीज बनता है, पनीर बनता है, ओके, क्रीम बनती है, बहुत सारी ऐसी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स से, स्वीट्स वगैरह भी हैं, घी है, तो ये सारी चीजें हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं और मिल्क से बनती हैं। सो स्टूडेंट यू नो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं। जो हमारा मिल्क होता है वो एक सबसे ज्यादा, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट फूड बोला जाता है। कि अगर आपको सपोज दैट आपका मन नहीं कर रहा कि आपको नहीं खाना तो जस्ट यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, आप एक ग्लास दूध पी लीजिए, तो उससे आपके बहुत सारे जो आपकी बॉडी में अगर किसी भी मतलब आपको थोड़ा सा भी वीकनेस सी लग रही होगी तो लाइक दैट आपको उस मिल्क से काफी एनर्जी मिलती है उसमें, बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो। मिल्क को एक कंप्लीट फूड का टाइटल दिया हुआ है। सो आई थिंक यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क इन ट्वाइस अ डे। दिन में आपको 2 बार दूध पीना चाहिए, एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन, हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। सो स्टूडेंट, थ्रू दिस आई एम एंडिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड बाय।